नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी चढ़ा दिमाग। कहानी सुनने से पहले आपसे एक निवेदन है, कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। शीला स्वभावत कवि थी। वह कभी कभी कहानियां लिखा करती थी। उसकी रचनाएं अनेक पत्रों में छपी और खूब प्रशंसा हुई। साहित्य संसार ने उसे बहुत सम्मान दिया और अंत में उसको सर्वश्रेष्ठ लेखिका होने के उपलक्ष्य में साहित्य मंडल द्वारा सरस्वती पारितोषिक दिया गया। अब क्या था, प्रत्येक समाचार पत्र और मासिक पत्र में उसके सचित्र जीवन चित्र छपे और उसकी रचनाओं पर आलोचनात्मक लेख लिखे जाने लगे, जिसके कारण उसकी ख्याति और भी बढ़ गई। वह एक साधारण महिला से बहुत ऊपर पहुंच गई। उसको स्थान स्थान से कवि समाजों से निमंत्रण आने लगे। वह अनेक साहित्यिक संस्थाओं की अध्यक्ष भी चुनी गई। मासिक पत्र पत्रिकाओं के कृपालु संपादकों ने उसकी रचनाओं के लिए तगाजे पे तगाजे आरंभ कर दिए। अनेक सहृदय पाठकों ने परिचय प्राप्त करने के लिए उसको पत्र लिखे। परिणाम यह हुआ कि शीला के पास आने वाली डाक का परिणाम बहुत बढ़ गया। उसका छोटा सा घर ऐसा मालूम होता जैसे किसी समाचार पत्र का ऑफिस हो। वह बेचारी इस असीम सहानुभूति के भार से दब सी गई। पत्र प्रेषक उससे उत्तर की आशा करते थे और यह आशा स्वाभाविक भी थी, परंतु वह उत्तर किस किस को देती। आखिर पत्र भेजने में भी खर्च तो लगता ही है और वह तो निर्धन थी। शीला के पति जेल में थे। सत्याग्रह संग्राम प्रारंभ होते ही वे गिरफ्तार करके साल भर के लिए श्री कृष्ण मंदिर में बंद कर दिए गए थे। साथ ही 200 रुपये जुर्माना भी हुआ था। इन सब कठिनाइयों को वह धैर्यपूर्वक सह रही थी। फिर भी वह बहुत परेशान सी रहा करती थी। मैं शीला को बहुत दिनों से जानता ही नहीं था। वह सगी बहन की तरह मुझसे स्नेह करती थी, पर मैं भी अपनी बहन की तरह उसका बहुत आदर करता था। इधर कुछ ही निजी झंझटों के कारण मैं बहुत दिनों से शीला के घर न जा सका था। एक दिन शाम को पोस्टमैन ने मुझे एक लिफाफा दिया। खोलकर देखा, पत्र मेरा नहीं था किंतु शीला का था। कल्पलता मासिक पत्रिका के संपादक महोदय ने बड़े आग्रह के साथ शीला का कोई रचना भेजने के लिए लिखा था। वह पत्रिका का विशेषांक निकाल रहे थे। पत्र समाप्त करते करते उन्होंने यह भी लिखा था कि उसकी रचना के बिना उनका विशेषांक अधूरा ही रह जाएगा। उस जैसी विदुषियों का सहयोग से वे कल्पलता के विशेषांक को सफल बना सकेंगे। पत्र को उलट पुलट करके देखा, मालूम होता था संपादक महोदय ने भूल से लिफाफे में मेरा पता लिख दिया था, क्योंकि मैं कभी कभी कल्पलता में अपनी तुकबंदियां भेज दिया करता था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत दिनों से शीला के घर न जा सका था और अब अकस्मात ही यह पत्र उसे देने का प्रसंग आ गया। इसलिए दूसरे ही दिन प्रातःकाल मैं उसके घर पहुंचा। शीला का घर बहुत छोटा सा था और गृहस्थी भी थोड़ी सी। घर में कोई पुरुष नहीं था। उसकी बूढ़ी सास थी और एक नन्हा सा बच्चा था। ये शीला के ही संरक्षण में निर्भर थे। उसके इस असीम धैर्य और साहस की मैंने मन ही मन प्रशंसा की। जब मैं वहां पहुंचा, वह आंगन में बैठी कुछ लिख रही थी। मैंने देखा उसका छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। साथ ही उसके लिखने में फुल स्टॉप लग गया। मैंने पूछा, क्या लिख रही हो? कल्पलता के लिए एक कहानी लिख रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, पर जब यह लिखने दे तब ना। उसने वाक्य को पूरा किया। मैंने पूछा, कितनी बाकी है? कहानी तो पूरी हो गई है, पर उसके साथ एक पत्र भी तो लिखना पड़ेगा, शीला ने कहा। मैंने उस कहानी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वह मुझे बीच में ही रोककर मुस्कुराते हुए बोली, लो पहले इसे पढ़ लो, फिर कहानी पढ़ना। कहते हुए
उसने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। लिफाफे पर पता शीला का और पत्र मेरा था। कल्पलता के संपादक महोदय ने उससे भी शीला की कोई रचना भिजवाने के लिए आग्रह किया था। साथ ही उलाहना भी दिया था कि उन्होंने शीला को कई पत्र लिखे, किंतु उसने एक का भी उत्तर नहीं दिया। और अंत में बहुत क्षुब्ध होकर उन्होंने लिखा था, इस चढ़े दिमाग का कुछ ठिकाना भी है। मैंने पत्र समाप्त करके शीला की ओर देखा। वह मुस्कुराकर कह रही थी, किंतु उस मुस्कुराहट में भी उसकी आंतरिक वेदना छिपी थी। उसकी असमर्थता की सीमा निहित थी। कदाचित उन्हें छिपाने के लिए एक प्रहरी की तरह मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल रही थी। कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद मैंने पूछा, क्या लिख दूं संपादक जी को? लिखोगे क्या? उन्हें यह कहानी भेज दो। उसने भी उसी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, पर उन्हें ऐसा न लिखना चाहिए था। मैंने सिर नीचे की। लिखा नहीं, उसने गंभीर होकर कहा। कई पत्रों का लगातार उत्तर न पाने पर लोगों की यह धारणा हो जाना असंभाविक नहीं है। उनकी जगह पर क्षण भर के लिए मुझे या स्वयं अपने को समझ लो, फिर सोचो। लगातार 3-4 चिट्ठियां भेजने पर भी यदि कोई तुम्हें उत्तर न दे तो फिर उसके बारे में क्या सोचोगे? यह ना कि बड़ा घमंडी है, चिट्ठियों का उत्तर नहीं देता। मैं निरुत्तर हो गया। दोनों चिट्ठियां मेरे हाथ में थी। दोनों की तारीखें एक थी। मैं समझ गया कि जल्दी जल्दी में संपादक महोदय ने मेरा पत्र शीला के लिफाफे में और उसका मेरे लिफाफे में लिख दिया। मुझे कुछ हंसी आ गई। मैंने शीला का पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, यह पत्र तुम्हारा है। मेरे पास उसी तरह चला आया जिस तरह मेरा पत्र तुम्हारे पास आ गया। वह पत्र पढ़ने लगी। मैंने उसकी कहानी उठा ली। इसी समय बाहर कुछ कोलाहल सुन पड़ा। मैंने बाहर जाकर देखा, तहसील 2 चपरासी ऊंचे ऊंचे लठ लिए खड़े हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि शीला के पति पर जो 200 का जुर्माना हुआ था, उसे वसूल करने के लिए कुर्की आई है। मैं उन्हें समझा बुझाकर घर बिना कुर्की किए ही वापस भेजने का प्रयत्न किया, पर वे भला क्यों मानने लगे? कदाचित नगद नारायण थे, उनकी पूजा होती तो देवता ठंडे पड़ जाते, पर वह न तो शीला के पास कुछ था और न मेरे। आखिर कुर्की शुरू हो गई। वे लोग घर के अंदर से सामान ला लाकर बाहर फेंकने लगे। बक्स, मेज, कुर्सियां, अलमारी, तस्वीरें, बर्तन इत्यादि। तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी सामान था एक एक करके सब बाहर आ गया और सब चीजों की एक दुकान सी लग गई। शीला शांतिपूर्वक यह सब देख रही थी, किंतु उस शांति के नीचे प्रचंड विवाद छिपा था। मुझसे उसके चेहरे की ओर नहीं देखा जाता। मैं अपने भाईपन को मन ही मन धिक्कार रहा था। मेरे सामने ही मेरी बहन की लुटिया थाली नीलाम होने जा रही थी, किंतु मैं कुछ न कर सकता था। खैर, उन सब वस्तुओं की एक सूची तैयार करके चपरासी सामान ठेले पर लाद कर ले जाने लगे। सामान में बच्चों की एक ट्राइसिकल भी थी। शीला का बच्चा बरजेस मेली साइकिल कह के मचल पड़ा। शीला कुछ न कह सकी। बच्चे को जबरन गोद में उठाकर वह दूसरी ओर चली गई। सामान चला गया। मैंने अंदर जाकर देखा, वह बैठी बच्चे को कुछ खिला रही थी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें सजल थी। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, बहन, देशभक्तों की यही अतो अग्नि परीक्षा है। थोड़ी देर बाद उसकी कहानी लेकर मैं घर लौटा। घर आकर मैंने वह कहानी पढ़ी और इस प्रकार कल्पलता के संपादक के पास भेज दी। कहानी का शीर्षक था चढ़ा दिमाग। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।